वेलकम बैक नाज़रीन। नियाज़ी साहब, ब्रेक पे जाने से पहले आपके लिए सवाल छोड़ा था, क्या सदर मुमलिकत ने हुकूमत की जायज़ तारीफ़ की है? ये जो तारीफ़ों के पलंदे बांधे हैं, बड़े बड़े अल्फाज का चुनाव उन्होंने किया है, हर लिहाज से उन्होंने तारीफ़ की। माशी तनकीद को छोड़ दीजिए, जो उन्होंने सजेशंस दिए उसको भी छोड़ दीजिए। जो तारीफ़ों के पलंदे हैं, हकीकतन उन्होंने तारीफ़ जायज़ तारीफ़ की है या जायज़ा तारीफ़ की है? मेरा ख्याल है उन्होंने जायज़ा तारीफ़ की है, बल्कि मेरे ख़्याल में मेरी एक ज़ाती राय है कि ये हुकूमत और ये पीपल्स पार्टी और ये जो हुकूमत है, ये एक ही खोटे सिक्के के दो रुख हैं। एक तो बात ये है। दूसरी बात ये है कि जो प्रेसिडेंट है ना, असल में ये डी जोरे प्रेसिडेंट नहीं है, डी फैक्टो है। मैं मुतअद्दिद बार आपके चैनल की वसातत से और दूसरे चैनल की वसातत से मैं ये बयान कर चुका हूँ कि देखें, जब आप स्पेशल सीट्स पंजाब की जिनका हक उनको नहीं दिया, KPK में नहीं दिया, KPK के आपने सेनेट के इलेक्शन नहीं किए, यानी इलेक्टोरल कॉलेज जो है वो मुकम्मल ही नहीं हुआ, तो आपने उनको प्रेसिडेंट बना दिया। फिर वो जिस किस्म का आपने प्रेसिडेंट बनाया, इससे तो चाइना का वो खिलौने जो है वो बेहतर है। अब जो स्क्रिप्ट इनको दिया जाता है, कोई और इनको लिख के देता है कि आपने ये बोलना है, वो बोल रहे हैं। जिस तरह ये इस्टेब्लिशमेंट जो है इमरान खान और PTI दिखा के इन दोनों को अपने मनमानी से रोकती है और अपनी मर्जी के फैसले लेती है, और ये कर रहे हैं। इसी तरह इन दोनों को जो स्क्रिप्ट दिया जाता है कि आपने इस डोमेन के अंदर रहना है, इससे बाहर नहीं निकलना। हाँ ठीक है, आप शो करें कि भाई आप एक अलहदा आप एक जमात भी हैं और उस जमात की आपने नुमाइंदगी भी करनी है, और आप प्रेसिडेंट हैं मुल्क वफाक फेडरेशन के एक अलामत भी हैं। तो जहाँ तक देखें, ये एक लेफ्टिस्ट है, एक राइटिस्ट है, इनका इत्तेहाद ही गैर फितरी है। तो आप इनको किसी ने इनको जकड़ कर रखा हुआ है कि ये एक दूसरा चल रहे हैं, और मेरा ख्याल है ऐसे ही रहेगा। चूँकि बजाय इसके कि किसी और को मौका मिले, अगर सही जमहूरियत आए या सही फैसले अगर होने शुरू हो जाएं, तो ये तो बेचारे जेलों में चले जाएंगे। इसलिए जेल से बेहतर है कि आधा कुछ तारीफ़ कर लें, कुछ अपनी जो बात है वो उनके सामने रख दें, उनको ब्लैक मेलिंग के एक लेवल पे लेके आएँ, ताकि वो हमें अंडरस्टैंड कर सके भाई आइंदा जो मुस्तकबिल का जो लाए अमल होगा, जो आइंदा के जो प्रोग्राम है वो हमारे बगैर अगर आप करेंगे तो हम आपके ख़िलाफ़ मैदान में भी जा सकते हैं। भट्ट साहब से जानते हैं। भट्ट साहब, एग्री करते हैं इस बात से? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं बड़ी माज़रत के साथ, नियाज़ी साहब मेरे बड़े हैं, इन्होंने कहा कि इनका जो इत्तेहाद है ये फितरत के ख़िलाफ़ है। मैं माज़रत के साथ कहूँगा गैर फितरी कह ले, वही फितरत के ख़िलाफ़ हो गया ना, ये फितरत के मुताबिक है। दोनों यही चाहते हैं। देखिए, हम कभी सुना करते थे कि पेट फाड़ के तो मैंने पाकिस्तान का लूटा हुआ पैसा निकाल के ते चौकों पे रस्सा डाल के लटकाना है, घसीटना है, मार रोड पे। और वो लोहे के चने भी चिपवाने थे ना। मैं बताता हूँ कि देखें, दोनों अगर हम देखें तो उनका मजाज एक ही है। पाकिस्तान में जो सियासी कल्चर है इसका मजाज एक ही है फायजा। कोई भी शख्स यहाँ पर आकर डिलीवर करना नहीं चाहता। कोलो फेल का तो तजाद है यहाँ पर। और हम बात क्या करते हैं, वही तो हम बात करते हैं कि जो कहा जाता है वो पूरा नहीं होता। वरना इस पाकिस्तान में क्या नहीं है मुझे बताएं? अदारे नहीं है, असेंबली नहीं है, पार्लियामेंट नहीं है, जुडिशरी नहीं है। तो चीज तो ये है कि अगर यहाँ पर सब कुछ है तो फिर कानून के ऊपर वो जो हम कहते हैं रूल ऑफ लॉ, वो क्यों नहीं है? वो लाना किसने है? वो उसके लिए कोई आसमान से फोर्स आएगी कि जो बताएगी कि आपने रूल ऑफ लॉ यहाँ पे इंप्लीमेंट करना है? इन्होंने ही करना है ना, इन्होंने उसे दबा के रखा है, इन्होंने उसे अपनी लोंडी बना के रखा है। कागजों में ये मिलता है हमें कि यहाँ पर जो है हर मनसब का अपना क्राइटेरिया है, हर सिस्टम का यहाँ पर जो हम देखते हैं। लेकिन सबसे जो अहम तरीन बात है कि इंप्लीमेंटेशन किसने करनी है, और इनको सबसे बड़ी बात, जेलों में कौन डालेगा? चीज तो ये है, ये मैं कोई आम इंसान थोड़ी हूँ कि मैं हेलमेट नहीं पहना तो मेरा 2000 का चालान हो जाएगा, और मैंने अगर इशारा तोड़ा तो मेरा 2000 रुपए का चालान हो जाएगा। इनकी जो जेलों में डालने वाले वो लोग कहां से आएंगे जो इनसे इनका एहतसाब करेंगे, इनसे माल निकलवाएंगे? वो कौन से लोग होंगे? 25 करोड़ लोगों के पास तो मैं ये समझूंगा वो हजूम के अलावा तो कुछ भी नहीं है। और यही इनका किया धरा है कि अवाम को इतना हजूम बना दो, इतना बखेर दो, इतना तकसीम कर दो, ग्रोह में इनको बांट दो, ताकि किसी को भी अपनी आइडियोलॉजी का पता ही ना हो। अवाम यहां पर जो हजूम बनकर खड़ी है, तो यही तो इनकी। और सबसे बड़ी बात यह है फायजा, ये सिस्टम इनसे नहीं चल पा रहा। ये सिस्टम जो इसको ये चलाने की कोशिश कर रहे हैं, आज सदर साहब ने जिनके लिए बात करनी थी उनके लिए बात नहीं की,
उन्होंने हुकूमत को यहाँ पर तारीफों के पुल बांधे हैं, 25 करोड़ लोगों को वो भूल गए। यकीन मान ले 25 करोड़ लोग भी इनको भूल चुके हैं, इनको याद नहीं करते, वो इनके जहन में नहीं है। चाहे मुझे किसी गोठों में जाके बताएं, मुझे कहीं देहातों में जाके बताएं, मुझे किसी गली मोहल्ले के थोड़ों में जाके बताएं जहां पर इनकी बातें हो रही होगी, इनकी लीडरशिप की बातें होती होंगी, कोई भी नहीं, अवाम भी इनको कुछ नहीं समझती। अब ये एक मौजज़ा है कि ये आते कैसे हैं। अवाम के पास एक वोट का हक था, वो भी उन्होंने आजमा के देख लिया। 74 सालों में या 77 सालों में उन्होंने कहा कि ये हमारे पास ये जो जमहूरी वोट का हक है, ये सबसे बड़ा शराब है। ये सिलेक्शन कहां से होती है, ये कौन है जो लेकर आते हैं। और ये जो अगर में इस बात का अंदेशा है कि कुछ सीटों के रद्दोबदल से इनमें कुछ हो जाएगा, कुछ भी नहीं होना। इस सिस्टम में ये सब एक दूसरे के वही बंदी बना के रखे हुए हैं, मज्जा मज्जा दिया पहना ने। ये रियलिटी है। ये सिस्टम का जो बेनिफिशियरी है वो 25 करोड़ लोगों के हकूक का कातिल है। वगरना मुझे बताएं कि इस आइन ने क्या नहीं दिया इस कौम के लिए। अगर आप, मैं फिर दोबारा ये कह दूं कि आर्टिकल 3 से लेकर 39 तक वो फंडामेंटल राइट्स के लिए तो कभी कोई बात ही नहीं करता, किसी मुंह की जबान भी नहीं है, वो रूल ऑफ लॉ उनके लिए है। बाकी चीजें जो है वो महकूम जो लोग हैं यहां पर 25 करोड़ लोग, जो इनको गोरे अंग्रेजों ने, काले अंग्रेजों को तोहफे में दे के रखे हैं, ये सिर्फ उनको दबाना जानते हैं, उनसे काम करवाना जानते हैं, उनसे मशक्कत लेना जानते हैं, उनको अपना सिर्फ और सिर्फ मजारा बनाना जानते हैं, अपना नारा बनाने वाला एक आम वर्कर बनाना चाहते हैं, उनको अपनी कुर्सी लगाने वाला एक छोटा सा इंसान बनाना चाहते हैं, उनको हक देना नहीं चाहते, इस्तेमाल करना चाहते हैं। ये सबसे बड़ी सितमजरफी है। ये सिस्टम इनसे नहीं चल पा रहा और ये ना चल पाएगा। ये कुछ भी कर ले, मदारी जितने मर्जी इकट्ठे हो जाए, इस सिस्टम के जितने भी बेनिफिशियरी हैं, ये इस कौम के हकूक के गासिब हैं, डकैत हैं, कातिल हैं। बाजवा साहब से जानते हैं। बाजवा साहब, पहली बात तो आप भट्ट साहब की बात का जवाब दे दें। दूसरा मुझे ये भी बता दें कि ऑन अब्बास प्रोडक्शन ऑर्डर पर सेनेट में पेश कर दिए गए हैं, एजाज चौधरी साहब क्यों नहीं प्रोडक्शन ऑर्डर पर पेश किए जा रहे हैं, वो इस्तेहकाक कमेटी के स्पुर्द उनका मामला क्यों किया गया है, जबकि चेयरमैन सेनेट ने काफ़ी स्टैंड भी लिया था इस बात पे। बाजवा साहब जी जरा रिपीट कीजिएगा क्वेश्चन। मुझे बाजवा साहब, एक तो मुझे भट्ट साहब की बात का जवाब दे दें, उन्होंने आपसे काफ़ी सवालात किए हैं। दूसरा मुझे बता दें कि ऑन अब्बास प्रोडक्शन ऑर्डर पे सेनेट में पेश कर दिए गए हैं, लेकिन एजाज चौधरी का मामला इस्तेहकाक कमेटी के सुपुर्द क्यों किया गया है सर। यूसुफ रजा गिलानी चेयरमैन सेनेट, उन्होंने पिछले दिनों काफ़ी एहतजाज किया था, वो आए भी नहीं थे सेशंस में कि उनके जो है प्रोडक्शन ऑर्डर्स पे अमल नहीं किया जा रहा, फिर इस्तेहकाक कमेटी के सुपुर्द कर दिए, उस पर क्यों नहीं अमल हो रहा। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि यूसुफ रजा गिलानी साहब जो हैं वो बड़े एक वफादार आदमी हैं और बड़ी एक हिस्ट्री है उनकी पार्लिमान में, और उन्होंने जो काबिल कदर मिसालें छोड़ी हैं वो बड़ी बेमिसाल हैं। तो लेकिन इसमें ये ऑन अब्बास पबी का आना और सेनेटर एजाज चौधरी साहब का ना आना, ये बिल्कुल एक लम्हा फिक्रिया है हमारे लिए, पार्लिमान के लिए, गवर्नमेंट के लिए। जो बात आपने की कि पार्लिमानी कमेटी या दूसरी इस्तेहकाक कमेटी जो प्रिविलेज कमेटी है उसके सुपुर्द क्यों किया गया है। देखें, जो ऐसा मामला, कोई ऐसा इशू जिसके ऊपर हाउस की राय को मुकद्दम ना समझा जाए, या किसी भी हाउस के चेयरमैन या पार्लियामेंट के सेक्रेटरी के स्पीकर या डिप्टी स्पीकर या डिप्टी चेयरमैन की ऑर्डर्स की पाबंदी न की जाए, या किसी मेंबर, ऑनरेबल मेंबर का जो राइट है वो मजरूह हो, इस्तेहकाक मजरूह हो, तो फिर उसको इस्तेहकाक कमेटी के सुपुर्द किया जाता है। तो मैं कह रही हूँ बाजवा साहब कि वो इस्तेहकाक कमेटी के सुपुर्द क्यों गया, ये मामला ऑलरेडी पहले से ऑन फ्लोर है। मैं ये समझता हूँ कि अगर जो इम्प्लीमेंटेशन करवाने वाले हैं या जो इम्प्लीमेंटेशन ऑर्डर्स के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करने वाले हैं, उनको ऑनरेबल चेयरमैन सेनेट के हर हुक्म की तामील करनी चाहिए। किसने इम्प्लीमेंट करवाना होता है? चले, मुझे तो मालूम है, जरा मैं आपसे जान लूं, किसने इम्प्लीमेंट करवाना होता है? मैं ये समझता हूँ कि आप हुकूमत में हो के बाजवा साहब ये कह रहे हैं कि लम्हा फिक्रिया है, चेयरमैन सेनेट के प्रोडक्शन ऑर्डर पे अमल दरामद नहीं हो रहा। सर, आप गवर्नमेंट में बैठ के ऐसी बात कैसे कर सकते हैं बाजवा साहब? बिल्कुल, मैं इस बात पे यकीन जानिए, बीइंग पॉलिटिकल वर्कर, मैं इस बात पे कतन फख्र तो नहीं महसूस कर सकता
لیکن میں شرمندگی ضرور محسوس کر سکتا ہوں کہ اس بات کے اوپر عمل کیا جانا چاہیے جو کہ نہیں ہو رہا، لیکن اس سے بڑھ کے میں کیا آپ کی پولیس اتنی اس کے پاس اتھارٹی آ گئی ہے کہ وہ پروڈکشن آرڈر پہ عمل درآمد نہیں کری؟ ایگزیکٹیوز نے کروانا ہے نا سر عمل درآمد؟ میں بڑے ادب سے یہ گزارش کروں گا کہ میں شاید اس کے آگے میں اس سے زیادہ بہتر جواب نہیں دے پا سکوں گا۔ چلیں میں نیازی صاحب سے جان لیتی ہوں۔ نیازی صاحب، اگر حکومت یہ کہہ دے کہ جی لمحہ فکریہ ہے کہ وہ اس پہ عمل درآمد کیوں نہیں ہو رہا ایگزیکٹیو آرڈرز پہ، تو پھر کویسچن کس سے کیا جائے؟ دیکھیں فائدہ، ماضی میں اتنی بے توقیری اس کی نہیں ہوئی، اتنی بے وقت پارلیمنٹ نہیں ہوئی جو اس وقت ہوئی ہے۔ باجوہ صاحب درست فرما رہے ہیں، ان کے وہ اپنی بساط میں جو کچھ انہوں نے کہا ہے وہ درست کہا ہے، ہم انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ دیکھیں ماضی میں جب اس کا دور تھا پرویز مشرف کا تو لوگ جیلوں میں تھے، ان کو پارلیمنٹ لایا گیا، بالکل جو پروڈکشن آرڈر تھے اس میں 100% عمل درآمد ہوا۔ اب یہ کس نے کرنا ہے؟ جو آپ کا سوال ہے وہ جس صوبے کی جیل میں اعجاز چودھری صاحب ہیں، اس صوبے کی پولیس سپرڈنٹ جیل وہ ذمہ دار ہے، انہوں نے اس کو لانا ہے۔ جج لیکن وہ سارے آتے تو گورنمنٹ کے انڈر ہے نا؟ جی بالکل، میں نے کہا کہ پراونشل صوبائی گورنمنٹ یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ اب چیئرمین جو ہے اس نے تو آرڈر دے دی ہیں، پروڈکشن آرڈر دیے ہیں، اب امپلیمنٹیشن جو ہے وہ ایگزیکٹو کا کام ہے۔ ایگزیکٹو اگر نہیں کر رہی تو یہ اس کو چاہیے۔ دیکھیں اپنا پہلے بھی اس نے آرڈر کیا تھا اور اجاز نہیں لایا گیا، اور گیلانی صاحب جو چیئرمین سینٹ انہوں نے کہا جی میں اس پہ ایکشن لوں گا، تو انہوں نے کیا ایکشن لیا؟ جب وہ اپنے آرڈر اپنے حکم کی جو اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہے اس پہ وہ اگر ایکشن نہیں لیتے تو بار بار پھر پروڈکشن آرڈر جاری کرنے کا کیا فائدہ؟ لیکن انہوں نے احتجاجاً اجلاس جتنے بھی بعد میں ہوئے تھے ان کی سربراہی تو نہیں کی تھی نا؟ سر یہ سربراہی کی آپ کون سی بات کرتے ہیں؟ اتنا میرا کمزور اگر چیئرمین ہے تو پھر اس کو چھوڑ دیں، پھر وہ اس کو چھوڑ دے۔ اگر وہ اس نے کہا میں نے اجلاس میں نہیں آنا، بھئی جو پارلیمنٹ کا حکم ہے، پارلیمنٹ سپریم ہے، اگر اس پہ جو حکومت، میرا خیال ہے اس میں سی ایم کو جو اس کو گٹارے میں لانا چاہیے تھا۔ اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہاں پہ چیئرمین سینٹ کو چاہیے تھا وہ صدر کے تھرو ایک انٹرپریٹیشن کے لیے ایک کویسچن لا تھا، کویسچن آف فیکٹ، یہ اس کو بھیجتے اپنا سپریم کورٹ کو، اور تاکہ سپریم کورٹ اس پہ فیصلہ دیتی کہ جب چیئرمین سینٹ ایک آرڈر جاری کرتا ہے اس پہ عمل درآمد نہیں ہوتا تو پھر جو ذمہ داران ہیں ان کے خلاف کارروائی کریں۔ توہین پارلیمنٹ نا، توہین پارلیمنٹ کا پی ڈی ایم کے وقت میں جب بل قانون سازی ہوئی تھی تو پھر یہ بھی تو توہین پارلیمنٹ ہے نا کہ اس پہ پروڈکشن آرڈر پہ عمل درآمد فائدہ۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ چونکہ یہ ڈیفیکٹو پارلیمنٹ ہے، ڈیفیکٹو چیئرمین ہے، اس لیے اس کے آرڈر بھی ڈیفیکٹو ہیں۔ اگر یہ صحیح معنی میں جو جمہوری دور ہوتا، جمہوری ایک چیئرمین ہوتا سینٹ کا، تو اور یہاں پہ مکمل طور پر صحیح جو جمہوریت ہے وہ اپنی روح کے مطابق اگر وہ امپلیمنٹ ہوتی تو یقیناً آج اس کے آرڈر کو سے ڈینائل نہ کیا جاتا۔ ٹھیک ہے، بٹ صاحب پی ٹی آئی صدر آصف علی زرداری کو متنازع صدر کیوں کہہ رہی ہے؟ اگر ان کو اپنے اتحادیوں کی کوئی چیز اچھی لگی ہے، انہوں نے تعریفوں کے پل باندھ دیے ہیں، تنقید بھی کر دی ہے، سجیشنز بھی دی دی ہیں، تو پھر متنازع صدر کیوں؟ آلریڈی پتہ تو ہے کہ وہ دونوں نے مل کے ہی حکومت سٹینڈ کی ہوئی ہے، دونوں کے ووٹوں سے، دونوں نے مل کے ایک دوسرے کو سپورٹ کیا ہوا ہے، پھر بھی متنازع صدر، اتنا شور شرابہ کے صدر کو تقریر کرنے میں بھی مشکل تھی، پوری تقریر کے دوران شور شرابہ رہا ہے۔ دیکھیں فائدہ، میں سمجھتا ہوں کہ ینگسٹر سے لے کے اب بڑھاپے کی طرف جا رہے ہیں۔ میں نے کافی اس اپنی زندگی میں ادوار دیکھے ہیں، جمہوری ادوار جسے ہم کہہ سکتے ہیں، اس میں اپوزیشن کا یہی کردار ہوتا ہے جو اپوزیشن کر رہی ہے۔ حکومت، یہ بھی کل کو حکومت میں آئیں گے تو ان کو کہیں گے جیسے یہ کہتے تھے کہ ہم عمران خان کو وزیر اعظم ہی نہیں مانتے، تو اٹ مینس کہ یہ ایک سلسلہ جو ہے، یہ دوسرے الفاظ میں نے پہلے بھی آپ سے یہ کہا معذرت کے ساتھ، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ سارے اکٹھے نہ ہوں جب ان کا نظر اس قوم کے اوپر ہے، ان کے احساسوں پر ہے، 25 کروڑ لوگوں کے سٹیک پر ہے، تو یہ تو صرف آتے جاتے شکلیں بدلنے کے لیے کا ایک نام ہے۔ دوسری بات جو آپ فرما رہی ہے نا، یہ ہوتا ہے وہاں پر جہاں پر کیا کہتے ہیں مضبوط معاشرے ہوتے ہیں، جہاں سیولائز ہوتے ہیں لوگ، جس طرح کی ہم چاہ رہے ہیں کہ رول آف لا ہو، کیونکہ ریاست امپورٹنٹ ہوتی ہے، شخصیات امپورٹنٹ نہیں ہوتی۔ ریاست از دا نیم آف کانسٹیٹیوشن، اسٹیٹ کانسٹیٹیوشن کا نام ہے جو ہر بندے کی ڈومین طے کرتا ہے۔
एक कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो नीचे अर्दली से लेके ऊपर तक जो मनसब पे बैठा है उसकी एक डोमेन तय करता है जिसके मुताबिक चलकर कॉन्स्टिट्यूशन पर इम्प्लीमेंट होता है, तो फिर वो मुआशरे चलते हैं। यहाँ पर तो जंगल का कानून है, यहाँ पर तो ताकत का राज है। मैं एक बात है, ये एक रियलिटी है। अगर हम ये इसे बयान करें तो यकीनन एक बयान करने से यही है कि अगर इस पर पार्लियामेंट के बैठे हुए जो चेयरमैन सेनेट हैं वो बेबस हैं, वो अपनी बात को मनवा नहीं सकते, तो फिर वोट पीछे क्या बात रह जाती है? फिर वो डोमेन कहाँ चली गई? वो उनका जो चेयरमैन का जो उनके पास एक इख्तियारात हासिल है जो उन्होंने कानून से लिए हैं, जो उन्होंने इस कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं, जो उन्होंने उनका हक है, अगर उसके मुताबिक वो इंप्लीमेंट नहीं करवा सकते तो फिर मैं और आपके इस सोसाइटी में क्या बात कर सकते हैं और कहाँ बात कर सकते हैं? लेकिन ऐसा नहीं है कि उन्होंने रिजाइन कर दिया हो। वो कैसे करेंगे? वो भी सिस्टम में लाए गए हैं। अगर लाए नहीं गए तो फिर रिजाइन करें वो अपना। वो तौहीने पार्लियामेंट क्या, तौहीने अवाम के लिए बात करें कि ये तौहीने पार्लियामेंट तो बात की बात है, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन जिसकी इंप्लीमेंटेशन नहीं हो पा रही, जैसे ये भी इन्होंने ये फरमाया कि चार दीवारी को पमाल किया जा रहा है, यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर का नजर ही नहीं आ पा रहा, तो फिर उनको तो कहना चाहिए कि आए वो अवाम के पास कि मैंने आपके लिए आपकी तौहीन को ना बर्दाश्त करते हुए अपने मनसब से आज इस्तीफा दे दिया। लेकिन कौन देगा? बट साहब ये सारी बातें वहां पे होती हैं जहां अवाम की कोई वैल्यू होती है। अल्लाह आपकी खैर। पार्लियामेंट सुप्रीम है या सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है, ये हमने पिछले कुछ अरसे में बहुत बहस देखी है। कॉन्स्टिट्यूशन को तो कंसीडर ही ना किया जाता, जो जिस वक्त सूट करता है उसको उस हवाले से बाय कर लिया जाता है। अदरवाइज फिर ना इनके मुताबिक इलेक्शंस होते हैं ना इसको कंसीडर किया जाता है। मसला यह है कि अगर आवाम को सुप्रीम समझा जाए, जमहूरियत में जमहूर को वोट दिया जाए, उसके वोट को वैल्यू दी जाए, जमहूर को कंसीडर किया जाए तो तौहीन अवाम होना। अवाम को तो कंसीडर कोई नहीं करता। बाजवा साहब, तौहीन पार्लियामेंट का सर कानून बना था, बार बार प्रोटेक्शन ऑर्डर पे अमल दरामद नहीं हो पा रहा, तौहीन पार्लियामेंट क्यों नहीं लग रही सर? देखिए तौहीन पार्लियामेंट तो इसके ऊपर इनिशिएटिव तो ऑनरेबल चेयरमैन सेनेट ही ले सकते हैं, मैं या आप तो नहीं उसके ऊपर कोई एक्शन ले सकते। अच्छा जी, तो वो बड़े लान हुए। तौहीन अवाम का भी कोई बिल ले आए, चलें फिर वो तो आपने सीधा सा जवाब दे दिया। तौहीन अवाम का कोई बिल ले आए सर, अवाम की इतनी तौहीन हो रही है, कोई सुन ही नहीं रहा गरीब अवाम की। तो कॉन्स्टिट्यूशन है जो सारा कुछ है ये अवाम के लिए है और अवाम के लिए कॉन्स्टिट्यूशन की आप सुने तब ना। नहीं देखें यहाँ पे क्रिटिसाइज कर देना और बगैर एविडेंस के। सर एविडेंस है, पंजाब के इलेक्शंस 90 दिन में होने थे, नहीं हुए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया 14 अप्रैल को आपने इलेक्शंस करवाने हैं, आपके लॉ मिनिस्टर ने उसी वक्त फैसले से सुप्रीम कोर्ट के बाहर निकल के कहते हैं जी ये तो 4 दिन का फैसला है, ये तो आइन के मुताबिक है ही नहीं। तो सर ये तौहीन आइन नहीं है, फिर मैं तो इसको ये भी टर्म 11/4/15 यानी 11 जजेस ने सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि स्पेशल सीट दी जाए पीटीआई को, क्या हो दी? वो भी तौहीन एविडेंस है। अगर मेरे पास वक्त की किल्लत, वक्त खत्म हो गया बाजवा साहब, वरना मैं एक लंबी लिस्ट जो है आपको तौहीन आइन की गिनवा देती। एक मौका मुझे दे दें। ये वही सुप्रीम कोर्ट थी जिसने कहा था पहली दफा भी और दूसरी दफा भी, उन्होंने कहा कि पीटीआई कोई सियासी जमात नहीं है, और इन्होंने पहली दफा भी और दोनों दफा भी अकॉर्डिंग टू देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी पीटीआई के अपने कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक। सर यही सुप्रीम कोर्ट थी जिसने कहा था कि हमने ईसीपी ने हमारे फैसले को गलत जो इंटरप्रेट किया है। हमने तो ये कहा ही नहीं कि वो सियासी जमात नहीं है, हमने तो ये कहा था कि उनसे उनका निशान, बल्ले का निशान नहीं देना उनको, सियासी जमात तो वो है। इसी सुप्रीम कोर्ट ने सर माना था, फाइज ईसा साहब के वक्त में माना था। कहा कि आपने क्यों नहीं आपकी जमात को जी उन्होंने ईसीपी से इस बात का जवाब मांग लिया था। मेरी बात सुन ले, मुझे आप इसकी इंटरप्रिटेशन कर दें। सर मैं तो इंटरप्रेट नहीं कर सकती ना सर। सियासी जमात बगैर इंतखाबी निशान के जमात हो सकती है? सर ये इस बात का तो हमारे ईसीपी ने इंटरप्रेट नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट कहती रही है, लेकिन हम क्या कह सकते हैं। ठीक है, वक्त खत्म हो गया नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया रफीउल्लाह खान नियाज़ी साहब, मोहम्मद आरिफ भट्ट साहब आपका, आसिफ बजो साहब आपका मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। आज के प्रोग्राम से दीजिएगा इजाजत, बशर्ते ज़िंदगी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।